अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या, और कुछ आपको इसमें फैक्ट्स बताएंगे, बड़े अहम हकायक कुछ। तो उसकी बुनियाद पे हम आज बात करेंगे कि क्या मोजेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये 7 रुकनी बेंच हेड करना चाहिए जो इन 6 जजेस की शिकायत के ऊपर सो मोटो नोटिस लेके बनाया गया है। दूसरा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइसा को कुछ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, वो क्या कर रहे हैं, इस पर जरा आज एक ऑनेस्ट किस्म की उनसे गुफ्तगू करने की जरूरत है। आई थिंक ही शुड थिंक ऑन इट केयरफुली और जरा ठंडे दिल से बैठें और सोचें कि वो ये क्या कर रहे हैं और इसका मुल्क को क्या हो रहा है। लाइक आज मैं उनकी, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, बुखार था, मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सका, लेकिन मैं उनकी लाइव हेयरिंग सुन रहा था जो उन्होंने सहाफ़ियों के हरासानी केस के ऊपर वो कर रहे थे। एक तो मुझे इतनी हैरत होती है, जितनी भी अब तक इस केस की समातें हुई हैं इस साल जनवरी से, हर समात में सहाफ़ियों के रियासत में हरासा करने के मामले पर यह पिटीशन है, लेकिन हर समात में मोजेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सहाफ़ियों पर बरसते हैं। हर समात में उनको ऊपर गुस्सा निकालते हैं, उनकी खबरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर हमले करते हैं। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, वो अटैक्स ही होते रहे। आप इंडिविजुअल्स के बारे में गुफ्तगू शुरू हो जाए और एक्शन डिमांड करते हैं। ये क्या कंडक्ट है कि मेरे बारे में खबर क्यों की, मेरे बारे में गलत खबर कर दी, मेरे बारे में ये कर दिया, मेरे फलाने फैमिली मेंबर के बारे में ये बोल दिया। भाई, फॉर गॉड सेक, इट्स नॉट अबाउट यू चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब। इस मुल्क से बड़ी नहीं है आपकी जात। ये जो मसीहा का हमारे दिमाग में एक बैठ गया है ना कि मैं मसाया हूं और सबको मेरी पूजा करने की जरूरत है और मेरी शान के खिलाफ किसी ने एक लफ्ज बोल दिया तो वो नाउज़ बिल्लाह को ब्लास्फेमी होगी। इससे बाहर निकलना होगा। यकीन कीजिए, ये बड़ी ही खौफनाक एक चीज है। आप एक चीज सोचिए, इस मुल्क में जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर आए हैं उन सबको यही गलतफहमी थी कि वो इस मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं और इस मुल्क का भला सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो जो उनको ठीक लगता था, जो पॉलिसीज उनको समझ आती थी, उन्होंने बनाई, मुल्क तबाह हो गया। 75 साल में यहां पे पहुंच गया। जो मिलिट्री डिक्टेटर छोड़िए, जो आर्मी चीफ जिन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, उनको भी लगता था कि वो उस मुल्क के लिए नागुज़ीर है। जनरल कियानी ने एक्सटेंशन ली, जनरल राहील शरीफ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ धरने करवाते रहे एक्सटेंशन लेने के लिए, ठीक है। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ली, ठीक है। तो सबको यही लगता है। वो साकिब निसार था, उसको भी लगता था वो मुल्क के लिए नागुज़ीर है। वो डैम बनाने निकल खड़ा हुआ था, ऐसी बंदरों की तरह इधर उधर छलांगे मारता फिर रहा था। आपको भी यही गलतफहमी होगी है कि आप पता नहीं कौन सी कोई पाकिस्तान में एक अलहदा ही आप एक ब्रीड पैदा हो गए हैं जो बहुत ही आला आला दर्जे के वो हैं कि कोई आपके बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। रिपोर्ट में गलती हो सकती है, मैं कभी नहीं कहता, मैंने तो अपने बारे में कभी नहीं कहा कि मैंने जो कहा वो हरफ आखिर होगा। सहाफ़ी होते हैं, सोर्सेज पर खबर करते हैं, खबर में एक आधा लफ्ज़ ऊंचे नीचे होने की या इन्फॉर्मेशन की दफ़ा इनकरेक्ट होने की भी होती है। सोर्स आपको गलत फीड भी कर सकता है, या सोर्स हो सकता है खुद भी पूरी तरह वेल इन्फॉर्म ना, और वो आपको दे दे खबर। आप अपनी सोर्स पर रिलाई करते हैं, खबर करते हैं। सहाफ़ी बेचारा तो यही होता है, आप बैठ के लगे हुए सोर्सेज नहीं बताते, फिर ये नहीं बताते। ये तो मेरे साथ एफआईए की इंक्वायरी में हो रहा था, आप भी आज, क्या आपको पता था कि एफआईए की इंक्वायरी में मेरे साथ क्या क्या हुआ है? आपको किसी ने फिर इन्फॉर्म किया था, फिर आप कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी के ऊपर क्या आपका कंधा इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया गया। लेकिन माजरत के साथ आपका कंडक्ट उसके बिल्कुल बरक्स है।
आप हर समात पर सहाफियों पर गुस्सा कर रहे हैं, हर समात पर। और फिर आज सारा 15 मिनट आप सहाफियों के ऊपर बोले हैं, हर समात में आप करते हैं। क्या इससे आपको मिल रहा है? डू यू थिंक कि इससे जो आपने अपनी साख खोई है वो सहाफियों की वजह से खोई है, जो आपके नाकिद है, और वो उन सहाफियों को निशाना बनाकर अपनी साख वापस बहाल कर लेंगे? या आपको लगता है कि सहाफियों को टारगेट करके आप अपनी, अगर मुबैना तौर पर कोई ईगो है तो उसका मसाज कर लेंगे? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस, ये आपको क्या दे रहा है? क्योंकि इससे तो, और आप रियासत को हलाशेरी दे रहे हैं कि इनके खिलाफ बनाओ कवानीन, इनको पीका के झूठे मुकदमात में उठाओ। मैं इनको रिलीफ नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी इन पर गुस्सा है, ये मेरे खिलाफ भी इन्होंने स्टोरियां की हुई हैं। तो आप ये कर रहे हैं, आप अपनी जात से बाहर ही नहीं निकल रहे। जितने केसेस हैं उसकी समात में आपके ऊपर आपकी जात हावी है। 13 जनवरी वाला बल्ले का फैसला हो, आप समात के दौरान बार बार कहते थे नहीं मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता, आगे आर्गू करें। भाई आप कौन थे कि आप नहीं मानते? बेंच पूरे को डिसाइड कर रहे थे कि आप, हम नहीं मानते इस आर्गूमेंट को, या आप कहते हैं आर्गूमेंट नोटेड आ गया है। लेकिन आप इतनी, आपके इस अंदाज से एक जानिबदारी का तासुर छलक रहा था वाज़ेह तौर पे वहां पे, लेकिन आप किए जा रहे थे। और फिर आपने वो फैसला दिया 13 जनवरी का, और वो पाकिस्तान की जमहूरियत, सियासत और आइन के लिए, पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के लिए इतना जहर कातिल वो फैसला साबित हुआ है। और आने वाले सालों में ना सिर्फ वो आपको वो फैसला हॉट करता रहेगा बल्ले वाला सारी उम्र, बल्कि इस मुल्क को हॉट करता रहेगा। क्या आपको नहीं? फिर सहाफियों को नोटिस आ गए, आप कह रहे कि कोड़े तो नहीं लगे, नोटिस पर शोर मचाने लग गए हो। उससे पिछली समात पे लगे हुए, नहीं हमला जो हुआ था, जो एक को गोली मारी थी, एक को उठा के ले गए थे, एक को घर में घुस के मारा था, वो ज्यादा संगीन वाकया था कि नोटिस और गिरफ्तारी ज्यादा संगीन है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कम बुरा जबर आपके लिए काबिल कबूल है, या इस मुल्क में काबिल कबूल कर देना चाहिए कि ठीक है चलो किसी को गोली नहीं मार रहे, उठा के 20-20 दिन के लिए जेल में डाल रहे हैं ना, तो इस बात पे शुक्र अदा कर लें। कि आप ये स्टेब्लिश करना चाह रहे थे उस दिन? क्यों आप इस चीज से बाहर नहीं आ रहे? उस दिन मतीउल्लाह जान साहब से आपने इतना, सॉरी टू से, मिसबिहेव किया जब वो रोस्टर पर आए बात करने के लिए, उनको बात नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों आप पर तनकीद किया, तो अब आप फिर शायद दिल में रख के बैठे हुए थे। ये क्या तरीका है कि आप अपनी जात से बाहर ही नहीं आ रहे? मैं ये समझता हूं कि सहाफी, जज और जो हुक्मरान इशराफिया का एक एक बंदा होता है, उसको कभी अपनी जात को नहीं देखना चाहिए। उसको सेल्फलेस होके मुल्क और अपने प्रोफेशन का सोचना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगता है अपनी मिसाल देते हुए, लेकिन मुझ पर इमरान खान साहब के दौर में मुकदमात कायम हुए। जब मैं आपके रेफरेंस को रिपोर्ट कर रहा था चीफ जस्टिस काजी फैसला था, मुझ पर हमला हुआ और एक से ज्यादा केसेस हुए मुझ पे। मुझे 2 दफा जॉब से निकलवाया गया इमरान खान साहब के दौर में। क्या मैं इस बुनियाद पे इमरान खान साहब को कभी माफ ना करूं, दिल में बुग़्ज़ पाल लूं उनके बारे में कि मैंने तो बदला लेना है इस शख्स से, जो भी बेशक ये कहीं पे विक्टिम भी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके कोई ह्यूमन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है तो मैं नहीं उनको मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसके दौर में मेरे साथ बहुत बुरी हुई थी। क्या मुझे ये सूट करता है बतौर सहाफी? क्या मेरा प्रोफेशन के साथ ये इनजस्टिस नहीं होगा मैं ये कर रहा हूंगा? तो मैं कभी अपनी जात का नहीं सोचता, क्योंकि मेरी जात कुछ है ही नहीं है। मैं एक मामूली सा सहाफी हूं। तो आप तो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, काजी उल कज़ा है, मुंसिफ आला है, आप अपनी जात से बाहर नहीं निकल पा रहे। 15-15 मिनट क्या कर रहे हैं आप? लाइक यू शुड रीथिंक व्हाट यू आर डूइंग। ये चीज अगर आप
मुंसिफ की सीट पर बैठकर लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते, उनको रियासत के जबर से नहीं बचाते, तो आप इस आमिराना रियासत जिसने हमेशा अपने शहरियों के हकूक सल्ब किए हैं उसके इत्तेहादी बन रहे हैं। और इससे आप ना सिर्फ मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, कौम का नुकसान कर रहे हैं अपेरेंटली, बल्कि अपनी ज़ात का भी कर रहे हैं। क्या आपकी लेगेसी होगी? कौन आपके बारे में क्या लिखेगा आपके रिटायरमेंट के बाद? कभी आपने सोचा इफ्तिखार चौधरी के बारे में क्या कहते हैं, साकिब निसार के बारे में क्या कहते हैं? जस्ट सोचने की कोशिश की है कभी? तो आपके बारे में कैसे मुख्तलिफ राय होगी आप जब रिटायर होंगे, तो ये सब कुछ अगर आप करके जाएंगे तो मुझे ऑनेस्टली मुझे अपनी फील होता है कि आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं हमारे साथ साथ। हमारा क्या है यार, 20 दिन जेल ये सब कुछ, मैं तो एक मामूली घराने का हूं। हाँ, मेरी माँ ने बहुत सफ़र किया, लेकिन चले खैर है, अब क्या कहूँ मैं इसके ऊपर। लेकिन जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए इतने लोगों ने लड़े, कुर्बानियां दी, आप इस मीडिया के बेनिफिशरी हैं। वुकला के अलावा जो दूसरा सेगमेंट अपना सब कुछ दाव पर लगा के आपके साथ खड़ा हुआ था, वो ये सहाफ़ी थे। और आज वो तमाम सहाफ़ी और तमाम वो वकील जो आपके साथ खड़े हुए थे, आज आपसे इख्तलाफ रखते हैं, आपके नाकिद हैं। तो आप सोचिए ना, क्यों नहीं इंट्रोस्पेक्शन करते कि आप गलत हैं या ये इतनी बड़ी तादाद में लोग गलत हो गए हैं, जिनमें से कोई भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई भी एंटी डेमोक्रेसी नहीं है। ये तमाम आवाजें आज आपकी नाकिद क्यों हैं? क्या हुआ ऐसा? क्यों आप खुद को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब से इतना नीचे ला रहे हैं? ला चुके हैं, मजीद नीचे ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस मुल्क में इससे बाहर आइए। ये 25 करोड़ का मुल्क है, और इस मुल्क में सोचिए कि जो जनरल एनरोलमेंट रेट्स हैं वो लड़कों में 82% है और लड़कियों में 71% है प्राइमरी स्कूल के लेवल पर। और जब ये मिडिल क्लास तक जाता है, यानी कि 8वीं क्लास तक, तो लड़कों की तादाद 53% रह जाती है, लड़कियों की तादाद 48% रह जाती है। फिर ये 10वीं तक जब जाता है तो लड़के 44% स्कूलों में बचते हैं, लड़कियां 39%। ठीक है, फिर ये आप उससे आगे जाइए, जब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक चलता है, इंटरमीडिएट तक, तो ये तादाद 22% रह जाती है लड़कों में और 21% लड़कियों में। ठीक है, फिर आप देखिए, यानी कि जो तादाद आप गिनते जाइए कि कहाँ पर आ जाती है। बड़े ज़बरदस्त फिगर्स उन्होंने दिए थे फैसल बारी साहब ने अभी गुज़िश्ता दिनों अपने आर्टिकल में, कि इतने संगीन चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, कि तालीम का ये हाल है, गुर्बत से लोगों में फीस देने के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, इतने महंगी के बिजली के बिल हैं। हम अपनी ज़ात से बाहर नहीं आ रहे, हम इस मुल्क के लोगों का सोच ही नहीं रहे कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। और ये हमने नहीं करना कि किसी इंडिविजुअल ने इस मुल्क के लोगों को सर्व करना है, सिस्टम सर्व करते हैं। तो रिफॉर्म्स कीजिए अपने जुडिशल सिस्टम में, जहां पे 22 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत है अभी तक। आपकी अदालत में 57-58 हज़ार केसेस पेंडिंग है। मैं जेल में रह के आया, लोगों की 2017 से अपीलें पेंडिंग है आपके अदालत में। वो 7-7 साल से जेल में इसलिए बैठे हुए कि उनकी अपील नहीं लग रही इस बात के लिए। ये सब सोचिए, आप अपनी जात से बाहर नहीं आ रहे। आपको लग रहा है कि मैं एक मसीहा आ गया हूं इस मुल्क के अंदर, मेरे बारे में बात नहीं की जानी चाहिए, और स्पेशली वो बात तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए जो मुझे पसंद ना हो। फिर अब आ जाइए जरा इस केस के ऊपर। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए, और मेरी कुछ वकला से भी बात हुई, उनकी भी यही राय थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को अब इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और उसकी वजह क्या है कि अगर आप जो जजेस ने
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, उसका पैराग्राफ ई पढ़े, उसमें वो कहते हैं कि 19/5/2023 यानी कि मई 2023 में 19 तारीख को ये जजेस सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ जस्टिस उस वक्त के उमरता बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब से अलहदा मिले, जबकि जस्टिस काजी फाइज से जो कि अब चीफ जस्टिस हैं और उस वक्त सीनियर प्यूनर जज थे, उनसे अलहदा मिले और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल का उनको बताया कि ये हो रहा है उनके साथ, एजेंसीज मुबैना तौर पर ये कर रही हैं। लेकिन चले उस वक्त सीनियर प्यूनर जज थे, आप शायद कुछ नहीं कर सकते होंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक रिफ्ट थी, हो सकता है आप कुछ ना कर सकते होते। लेकिन 17 सितंबर को आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, उसके बाद भी 6 माह गुजर गए, आपने कुछ ना किया, ठीक है। आपने इतने बड़े मामले को किसी खाते में ना लिखा कि जजेस के घरों पर क्रैकर हमले हो रहे हैं, बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, ऑडियो डिवाइसेस निकल रही हैं, रिश्तेदार उठा के करंट लगाए जा रहे हैं। आपने 6 माह इस मामले को बिल्कुल बौद्धरी ना किया, तो फिर आप कैसे अब ये केस सुनने के, और फिर सिर्फ बात यहां पे नहीं है, आप जरा सुनिए जो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, ठीक है, फुल कोर्ट के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की, उसका पैराग्राफ 4 का स्टार्ट यहां से होता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग अ प्रपोजल वाज मेड टू कंस्टिट्यूट एन इंक्वायरी कमीशन अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 which should be headed by a retired judge of impeachable integrity to inquire into the matter। यानी कि आपने जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उसमें अब ये क्लियर नहीं है कि आपकी तरफ से प्रपोजल आया था कमीशन का कि हुकूमत की तरफ से आया था और आपने कबूल कर लिया, लेकिन गालिब इम्कान है कि ये प्रपोजल शायद ऐसा लगता है आपकी तरफ से आया था। अदरवाइज इस मीटिंग का वज़ीर-ए-आज़म से कोई मुलाकात का जवाब नहीं था, तो यकीनन आपने मीटिंग इसीलिए की थी कि आप इंक्वायरी कमीशन वज़ीर-ए-आज़म से बनवाना चाहते थे। और खुद ये तो वज़ीर कानून अता तारड़ उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने रिकॉर्ड पर आके कह दिया कि मुलाकात आपकी ख्वाहिश पर हुई। तो चीफ जस्टिस साहब, जब मुलाकात आपकी ख्वाहिश पर हुई, ठीक है, और अब वो जो कमीशन की सरबराही से जिन्होंने इनकार किया है, तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब, वो भी अपने उस रिक्यूजल वाले लेटर में लिखते हैं कि भाई ये जो जजेस का खाता है मैंने पढ़ा, ये मुझे तो लिखा ही नहीं गया, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, और वहां पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मसले को हल करना है, इस पर इंक्वायरी कमीशन तो बनता ही नहीं है। तो उनको समझ आ गई खत पढ़ के, आपको कैसे समझ आई कि ये मामला तो आपसे मुतल्लिका है, आपके हल करने का है, आपने फिर भी एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दिया, उस एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दिया जिस पर इल्जाम था कि उसके मातहत एजेंसियां ये सब कुछ कर रही हैं और जो इस तमाम अमल का मुबैना तौर पर बेनिफिशरी है, उसके बावजूद आपने ये अमल किया। तो अब आप कैसे बैठ के ये केस सुन सकते हैं? आप तो इस मसले को, अगर ये तमाम चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट किया जाए, इन तमाम जो मैंने अभी आपके ही लेटर्स और सब कुछ, जजेस के लेटर्स और तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब का लेटर, इन सबको पढ़ के बताया है, या आपका प्रेस रिलीज होगी, उसमें तो इस मामला बड़ा क्लियर नजर आता है कि आप इस मामले को हल बज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। तो अब अगर आप बैठ के ये सुन रहे होंगे तो आप कैसे इंसाफ करेंगे? और जबकि आप हर बात में जो आपकी जात से जुड़ जाए आपका, उसके अंदर बिल्कुल ही एक रवैया बदल जाता है, तो फिर आप कैसे वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेंगे इस बेंच पे बैठ के? तो आप बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में होंगे जब इस बेंच पे बैठे होंगे, और आप जब बोलते हैं तो आप फिर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के रिमार्क्स भी देते हैं, उस वजह से फिर मजीद आप पे क्रिटिसिज्म होगा, वो आपको मजीद बुरा लगेगा कि ये रिपोर्टिंग कैसे हो रही है और ये कैसे हो रही है। तो मेरे ख्याल में आपके भी वसीतर मुफाद में रही है, मुल्क के भी, अदलिया के भी वसीतर मुफाद में रही है, और इन 6 जजेस के हसूल इंसाफ के लिए भी यही बेहतर है कि आप अब इस केस को ना सुने, कम से कम आप इसके हेड मत बने, क्योंकि आप अब नजर आ रहा है कि आपने ये बेंच, वो जस्टिस तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब ने कहा कि मैंने
रिक्यूज पहले किया, सो मोटो बाद में हुआ। उन्होंने कल जियो से बात करते हुए कहा ये, यानी कि फिर आपको पता जब चल गया कि रिक्यूजल हो रहा है, तो फिर तो आपको रिक्यूजल इस लेटर के साथ हो रहा है कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये आपके करने का काम था, आपने इंक्वायरी कमीशन को क्यों दिया, तो उसके बाद आपने सो मोटो लिया। यही वुकला कह रहे हैं सारे। तो फिर अब आप कैसे ये केस सुनेंगे? बड़ा एक सोचने की बात है। प्लीज अपनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सोचिए आप क्या कर रहे हैं और उसके असरात कहां तक जा रहे हैं, कितने लोग सफर कर रहे हैं इस सब की वजह से। तो अपनी जात से बड़ा होकर सोचिए। हर हमारी दुआएं है कि आप अपनी जात से बड़ा होकर सोचें। तो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।